दिल ने फिर याद किया। मेरा रोल यूं था, ये नहीं चलेगा। भाड़ा भी नहीं मिला। म्यूजिक डायरेक्टर ही चेंज हो गए। दिल ने फिर याद किया दिलीप सेन समीर सेन स्पेशल पार्ट 1 में हमने इनकी फिल्मी करियर की कई अनछुई बातें आप तक पहुंचाई। आइए पार्ट 2 में कुछ और बेशकीमती सुरीली यादों से वाकिफ होते हैं। शायरी की बात यहाँ पे आ गई। आप दोनों में शेर और शायरी की तरफ ज्यादा ध्यान किसका है? क्योंकि आपके इनपुट्स बहुत ज्यादा रहते हैं हर गाने में, कहीं ना कहीं। जैसे पहले ही आपने बात कही, जैसे हम लोग कंपोज करते हैं तो साथ में हम लोग जो डमी वर्ड्स लिखते हैं, तो कुछ ये इन्होंने बोला, कुछ मैंने फेंका, तो वो वैसे मुझे भी राइटिंग का बड़ा वो रहता है कि वर्ड्स करेक्ट आने चाहिए। अच्छा, किसी एक गाने के बारे में बताएं जो आप लोगों ने इंडिविजुअली लिखा, दोनों ने? जितने गाने हैं ना, जितने भी गाने हमारे 1500 गाने हैं, उसमें जो मुखड़े होते हैं वो 50% हमारे ही रहते हैं। लाइनें हम लोगों की, हम लोग की होती है। वन लाइनर। हाँ, वन लाइनर। कुछ एक ऐसा, वो क्या होता है कि धुन पकड़ने के लिए काम आती है। हाँ, और ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे ये राइटर आने से क्या ग्रामेटिकली और पूरा स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि सही जा रहे हैं कि नहीं। फिर इतना करते करते फिर अब हम भी समझ गए। मैं डांस मास्टर था, राइट, तो मैं बेले किया करता था, जिसको हम नृत्य नाटिका बोलते हैं। तो उसमें क्या होता था कि जैसे शिव पुराण करनी है तो आपको शिव पुराण पढ़ के उसमें से पौना घंटे का ही निकालना है। तो उसमें डायलॉग भी मैं लिखता था, गाने भी मैं लिखता था, धुन भी मैं बनाता था, सिंगर भी मैं होता था, म्यूजिशियन में हम दोनों चाचा भतीजे होते थे। तो वो एक आदत धीरे धीरे हमको पड़ती गई धुन बनाने की, और वहां से थोड़ा ये समझ आती गई कि क्या है। जैसे एक शेर आपको सुनाना चाहूंगा। हाँ, जरूर, जो आपने लिखा है। नहीं, मैंने वहां से चुराया है। अब ये मत कहिएगा लता जी ने भी आपको कहा कहीं से चुराया था क्या? ये नहीं चलेगा। मगर ये सुन के आपको बड़ा अच्छा लगेगा। ये मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ कि जो अपनी जिंदगी से मायूस हो जाते हैं। हाँ। कुछ देर की खामोशी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। ये उन लोगों के लिए है जो अपनी जिंदगी से मायूस होते हैं कि हम निराश हो गए। मगर मैं उनसे ये कहूंगा, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, तुम्हारा वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। क्या बात है। तो ये उन चाहने वालों के लिए कि जो फिल्म लाइन में आना चाहते हैं, ये उनके लिए। अब आप रही बात हमारी, तो जैसे ये गाना था मेरी सांसों में तुम, इसके शुरू के बोल हम लोगों के थे, क्योंकि हम भी थोड़े आशिक मिजाज तो थे ही ना। आशिक मिजाज। तो अब जरूर भाई, बिना आशिक मिजाज के तो बातें होंगी इस बारे में। ये बिल्कुल। मैं तो अपने आप को बोलता हूँ, अभी भी 26 साल का बोलता हूँ। अब आप दो इधर लगा दो, चाहे दो उधर लगा दो। दिल से जवान होना चाहिए और जहन से भी जवान। मैं तो हूँ, लगी रहा हूँ वैसे। आपको लग रहा है आप फील वैसे नहीं कर रही आप। मुझे तो लगता है कि आपको शायद कई लोगों ने ऑफर भी किया होगा एक्टिंग के लिए, जबकि गोविंदा की फिल्म में आपने एक्ट भी किया। मैंने किया है ना? तो उसके बाद क्यों ठुकराया आपने ऑफर्स? गलत बात है। उसमें एक बात यू सेड नो? नहीं, मैंने देखा एक्टिंग करके, क्योंकि शुरू में बीमारी यही थी मुझे, क्योंकि सुरमा भोपाली में मैंने हर रोल किया। बाद में जब मैंने देखा कि एक्टर जो होता है वो तो मेकअप लगा के बैठा रहता है, जब उसका सीन होगा तभी होगा। और हम लोगों की जो लाइन है, इट्स अ टफ जॉब। और जब हमारी लाइन क्या है कि एसी में बैठे रहो, पुरुष आया, गाना सुना, बस खत्म। रिकॉर्ड करने के लिए गए, मैं आराम से दूसरे गाने बना रहा हूँ। तो हमको ये बहुत इजी लगा कि नहीं यार, ये अपनी दुकान ठीक है, वो दुकान अपनी नहीं चला सकते। एक्टिंग बड़ी टफ लगी आपको? एज ए म्यूजिक डायरेक्टर भी तो बहुत टफ होता है, आपको एक एक गाने को कंपोज करना है, एक लाइन। म्यूजिक तो ब्लड में है ही ना, तो कंपोज करने में टाइम नहीं लगता। एक्टिंग आपको टफ लगी? नहीं, एक्टिंग में जो वहाँ पे गधा मजूरी जैसे बोलते हैं ना, क्योंकि गधा मजदूरी नहीं चाहिए। नहीं, और उसमें देखिए, आपको मैं बता दूं, उस वक्त ऐसी ऐसी जगह पे ले जाके आपसे शूट कराते हैं जहाँ कोई, ऐसे घर में तो आपके एसी भी है, गाड़ी में एसी है, मगर कभी ऐसे ले जाते हैं कि ले जाके जहाँ सारा पंखा भी नहीं होता, खाली कुदरती पंखे से काम चलाओ। अच्छा, कोई बैड एक्सपीरियंस एज एन एक्टर आपको हुई है? वो जो हाथ पे था ना, एक पिक्चर की थी आपने। ऑब्वियसली उसी के नहीं, वो मेरे साथ नहीं, मेरे साथ क्या हुआ, एक फिल्म थी अंगार द फायर। वो डायरेक्टर का क्या नाम, तेरे पहचान वाला? अब उसने क्या किया, बहुत ज्यादा, कश्यप, अजय कश्यप। अजय कश्यप। अब उन्होंने क्या किया, जब मुझे रोल सुनाया तो वो हीरो वाला था। बोले एक काम कर, रोल तेरा ऐसा है और इसमें तू क्या है कि बाद में तू हीरो बन जाता है। मैं बोला क्या है, तो मेरा रोल यूँ था, यूँ वाला। क्योंकि उन्होंने सोचा तो मैं पूरी पिक्चर में ऐसे हूँ। तो मैं बोला यार, ये तो तू मेरा कार्टून बना रहा है, जबकि मैं डांस मास्टर होते हुए मैंने ऐसा कभी नहीं किया। हाँ, ये सब जो, तो उन्होंने वो गेटअप रख लिया, मैंने खैर कर लिया। एंड में जो सीन मेरे को सुनाया था वो था ही नहीं, वो किसी और को दे दी। अच्छा सीन था, होता है। तो उसके बाद में मैंने बोला अब एक्टिंग से तौबा कर लो, ये बोलते कुछ हैं और करवाते कुछ हैं। क्योंकि उसमें वाकई में हंसने वाली नहीं, और दूसरी उसमें बता दूं, मैं एक्चुअली सेकंड लीड में था, तो मैं और खुश हो गया, क्योंकि हीरोइन का बॉयफ्रेंड तो सनोबर कबीर उसमें थी,
और वो गोविंदा जी के भांजे आनंद, एक आनंद जी, अब उनके अपोजिट में मैं, तो मैं खुश हो गया। जैसे एक पड़ोसन आई थी ना पिक्चर, तो मुझे बहलाया गया कि तुम पड़ोसन की तरह हो, महमूद वाला रोल, तो मैं महमूद जी का रोल महमूद जी है, कमाल था। अब मेरे को जब वो करवा रहा, तो मैं बोला यार इसमें कहीं भी महमूद जी वाली तो बात नहीं थी, तो मेरे को वो बना दिया है, बाइला बना दिया है। बोला नहीं, तेरा जब ये चिता पे लेटेगी और लड़के को लेटाएगी, उसके बाद में तू चिता में से तू निकलेगा, अरे ऐसे पिस्तौल फेंकेगा। पता चला मेरा हाथ काट के मेरे को गायब भी कर दिया। पूरी आधी पिक्चर में हाथ कटा हुआ है। तो फिर उस वजह से फिर थोड़ी सी बहुत बुरा एक्सपीरियंस हुआ। नहीं, उसमें भाड़ा भी नहीं मिला। क्या ये एक्सपीरियंस से इंसान बहुत सीखता है। एटलीस्ट आपके जहन में आ गया कि ये आप नहीं कर सकते, आपने मेन जो फोकस है आपका पूरा कर सकता हूँ, नहीं ढंग के हो तो। अच्छा, एनीवेज एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। कैसे रहूं? आपको नहीं लगता कि अभी बहुत कर अच्छा। सकता हूं? मैं तभी पहले कहा ना, एज एन एक्टर आप आ सकते हैं कैरेक्टर रोल्स में, मैं हीरो नहीं कह सकती, कैरेक्टर रोल्स जरूर आ सकते। आप निराश हो रहे हैं, मायूस नहीं होना चाहिए। मतलब कहीं तो आप एक्सेप्ट कर रही हैं कि मैं कर सकता हूं। अच्छा, बिल्कुल एक्सेप्ट कर रही हूँ मैं। आपकी कुछ बुरी एक्सपीरियंस हुई है एक्टिंग को लेकर, कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस, ऐसे तजुर्बे जो बहुत अच्छे हुए हैं आपको भी और आपको भी अपनी म्यूजिक को लेकर। म्यूजिक ने धीरे धीरे आपको और तजुर्बेकार बना दिया एंड आपने इवॉल्व खुद को बहुत बेहतर तरीके से अच्छे से किया। व्हाट इज द बेस्ट एक्सपीरियंस यू हैव लर्न फ्रॉम योर म्यूजिक थ्रू आउट दीज ईयर्स? देखिए, इसमें जो म्यूजिक का जो एक्सपीरियंस रहा, मैं इसका सारा श्रेय मेरे बड़े भाई साहब शंभू सेन जी को देना चाहता हूँ। उन्होंने एक बुक लिखी है संगीत की, संगीत वेद। तो उसमें जो उन्होंने कहा कि जैसे मैं आपको एक खास बात बताऊंगा कि जैसे सा रे ग म प ध नि सा, तो सा आपके नाभि से है, रे आपका हार्ट से है, ग आपका सेंटर से है, म यहाँ तालू से, प यहाँ से, ध यहाँ से और नी यहाँ से। तो ये स्वरों के स्थान है। जब आप सा रे ग म प ध नि सा बोलती हैं तो आपके मतलब शरीर में वाइब्रेट होते हैं वो जगह है। जैसे कि अब आप ये हाथ रखिए, बोलिए नी, वाइब्रेट हो रहा है। यस। बोलिए सा, नहीं हो रहा, नहीं होगा। तो ये जो नी, जिस राग में नी का आरोह अवरोह होता है उसको साइनेस नहीं होगा। और अगर आप ज्यादा डिप्रेशन में हैं तो जिस राग में धेवत होता है, जिस राग में धेवत होता है तो आपका डिप्रेशन कम हो जाएगा। जिस राग में ऋषभ आरोह अवरोह में लगता है तो आपके ब्लॉकेज खुल जाएंगे। ऐसे पूरे शरीर में जो कहते हैं ना साइंस का, जैसे योगा है वैसे ही संगीत है। मगर संगीत को लोगों ने कॉमर्शियल बना लिया और आजकल ऐसे हो गया कि मास्टर लोग सिखाते ही नहीं, मास्टरों को पता ही नहीं है। अभी वो किताब रिलीज भी करने वाले हैं हम लोग, संगीत वेद, कंप्लीट इंसाइक्लोपीडिया संगीत के बारे में, म्यूजिक के बारे में, किस तरह से आपके अंदर पॉजिटिविटी जगाता है एंड हाउ इट हेल्प्स यू टू हील योरसेल्फ। या वी आर गोइंग टू रिलीज दिस वेरी सून। तो ये हमारे लिए, हमारी जिंदगी में बड़े भाई साहब ने जो ये काम करके, यानी 35 साल का रिसर्च है उनका, यानी दुनिया के जितने भी वेद बने हैं, जो भी ग्रंथ बने संगीत के, उनको सबका निचोड़ करके उन्होंने एक वेद बनाया। तो मेरे लिए मैं ये कह रहा हूँ कि आज अगर हम दोनों चाचा भतीजे सक्सेस हैं या सेन परिवार जो सक्सेस है, उसमें कहीं ना कहीं मेरे पिताजी जमाल सेन जी और बड़े भाई साहब शंभू सेन जी का बहुत बड़ा योगदान है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये हम लोगों के लिए मतलब ये ऐसी चीज है कि हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी लोग हमको ये जो अचीव किया, मतलब हमने ये अचीव किया है म्यूजिक थ्रू जो आपने अचीव किया है। सो लवली एक्चुअली। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। हम मिलेंगे आपसे ब्रेक के पार। देखते रहिए अपना चहेता प्रोग्राम दिल ने फिर याद किया। दिल ने फिर याद किया। ब्रेक के पार आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। आज महफिल म्यूजिकल है। हम आपको म्यूजिकल माहौल में तो हमेशा लेके जाते हैं दिल ने फिर याद किया में, लेकिन आज कुछ ऐसी यादें ताज़ा हो रही हैं जो हमारे अंदर के जो पुर्जे हैं उनको ढीला नहीं कर रहे हैं, उनको झंझोड़ रहे हैं। इनफैक्ट अगर मैं ये कहूँ कि थोड़ा सुकून भरे आलम में हमें लेके जा रहे हैं और म्यूजिक के साथ जिनकी गहरी वाबस्तगी है वो है दिलीप सेन, समीर सेन, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन गाने हमें दिए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ बात करते हुए। तो बातें हो रही थी आप दोनों के बारे में, हम बात कर रहे थे कि म्यूजिक के एक्सपीरियंसेस आपको क्या क्या हुए हैं। आपको काफ़ी कुछ म्यूजिक ने दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बैड एक्सपीरियंसेस भी होते हैं किसी गाने को रिकॉर्ड करते वक्त, या फिर कभी कुछ शक रहता है किसी बात को लेकर, यार पता नहीं सही है कि नहीं, अपने ही काम को लेकर। क्या ऐसी कुछ चीज़ें आपके साथ हुई हैं रिकॉर्डिंग के दौरान
या म्यूजिक देते वक्त? नहीं, ऐसे ये तो एक्सपीरियंस कभी नहीं हुआ, लेकिन हाँ एक फिल्म बन रही थी और उसका हम लोग म्यूज़िक तैयार कर रहे थे और डायरेक्टर बैठा, म्यूज़िक बनाया, हमने बहुत बहुत अच्छा म्यूज़िक बनाया और अचानक नहीं, मुहूर्त में गए हम लोग। मुहूर्त पे गए तो वहाँ पे म्यूज़िक डायरेक्टर ही चेंज हो गए। वो सीन पहले मैं clear करूं, मैं थोड़ा सीन हाँ, clear तो करूं। वो एक बैड एक्सपीरियंस रहा और सहारा में हमने डेट बुक कर दी कि गाने रिकॉर्ड करने हैं और मुहूर्त पे बुलाया था तो हम लोग चले गए। तो वहाँ जाके पता चला, बताइए सर। हुआ यूं कि वो उस वक्त क्या 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 नए नए थे, तो मैं आपको एक सच्ची बात बताता हूँ कि उस जमाने में यहाँ क्रीज डाली जाती थी शर्ट में, हाँ। प्रेस करते वक्त। तो वो प्रेस तो करते थे, मैं अपना क्या किया, शर्ट लेके तकिए के नीचे रख देते थे, सुबह हम तैयार होकर निकलेंगे। तो हम लोग बड़े खुश होकर निकले। उस वक्त एक 10 रुपये का बुके भी ले लिया हमने डायरेक्टर के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा डायरेक्टर था। अब हम जैसे ही पहुंचे तो मेरे आदत है मैं फोटो खिंचाऊं। अच्छा, ये बहुत थोड़ा रिजर्व रहते हैं। हाँ। मैं बार बार जाके डायरेक्टर प्रोड्यूसर के पास खड़ा रहूं, इतने में दूसरा ए जरा साइड। मैं बोला मैं संगीतकार हूँ। बोला हाँ करेंगे, आपके साथ फोटो खींचेंगे। ये सब सीन देखते देखते मैं ऐसे नॉर्मल, बोला हो सकता है बाद में खींचेंगे हमारे साथ। अचानक इनकी नज़र पड़ी पोस्टर पे। हाँ। पोस्टर पे देखा तो उस वक्त का बहुत बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर। तो इन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, बोला एक काम करो, बुके दो, निकलते। मैं बोला क्यों निकलते हैं, अपनी पिक्चर है, अभी नाश्ता वास्ता करेंगे, चाय कह पियेंगे। रहे किसी और का नाम है। फिर बोला ऊपर देखो, तो ऊपर देखा तो मैं घबराया। मैं भी बोला यार ये क्या हो गया। तो मैंने प्रोड्यूसर से पूछा, मैंने बोला यार ये, बोला सॉरी दिलीप भाई आप लोगों का नाम नहीं है, म्यूजिक वाली कंपनी नहीं खरीदती। मैं बोला कोई बात नहीं। अब आप यकीन मानिए उसके बाद नेक्स्ट वीक एक ऐड आया जिसमें जितेंद्र, जया प्रदा, किमी काटकर, राज बब्बर, शक्ति कपूर, प्रेम चोपड़ा, अमजद खान, ये कास्ट है। उसमें म्यूजिक बाय दिलीप सेन, समीर सेन जी। ये जो पिक्चर में से हमको निकाला गया था उसमें सिर्फ 2 ही थे, किमी काटकर, शक्ति कपूर और राज बब्बर। तो मैं जाके उस प्रोड्यूसर को बोला, उस जमाने में ऐसे नाम आते थे ना तो बड़ा खुश हो जाते थे ब्लॉक में। बोला सर ये देखिए मेरा नाम छपा है। तो देखा, बोला कौन है ये। बोला इंसान ही है, तुम तो इन 3 की वजह से हमको निकाल दिए थे। मतलब आपने बोल दिया बेबाक होकर। नहीं क्यों नहीं बोलूं, क्यों। यू वर हर्ट। देखिए 6 महीने बरसात में हमारे पास पैसे नहीं होते थे रिक्शे के, तो भी हम लोग इधर उधर से करके जाते थे कि नहीं यार ये पिक्चर छूट नहीं जाए। और कहाँ, वर्सावा से 15 किलोमीटर दूर जी। मतलब बरसात हो रही है तो बाजे को हम बचा के जाते थे। अरे तो वो चीज़ें, मगर मैं इन्होंने एक चीज़ मुझे ज़रूर बताई कि चाचा ये सीखने की चीज़ें हैं। नहीं, ये हमारे साथ नहीं, सबके साथ हुआ है। जितने भी लीजेंड म्यूजिक डायरेक्टर पुराने वाले उनके साथ भी हुआ है। ऐसा बहुत। मगर एक किस्सा मैं सुनाना चाहूँगा जो मैंने सुना कि जैसे एक फिल्म बनी थी गजल, तो कोई उसका प्रोड्यूसर गया SD बर्मन साहब के पास, बोला एक फिल्म में बना रहा हूँ गजल, आप उसमें म्यूजिक को। SD साहब गजल गजल नहीं गजल। बोला अच्छा तुम मेरे को लेगा तो मैं तो पैसा बहुत लेता हूँ, 75,000 लूँगा। बोले मैंने दिया। बोले जब तू 75 मेरे को देगा तो फिल्म कैसे बनाएगा। तो एक काम कर, मेरे को बोलना नहीं आता गजल, तो इसके लिए वो म्यूजिक डायरेक्टर के पास जाए। कौन, बोले मदन मोहन जी के पास। इस फिल्म के लिए वो आदमी परफेक्ट है। तो देखिए उस वक्त कितनी ईमानदारी होती थी, जो आज नहीं है। आज तो ये है कि एक गाना म्यूजिक दिलीप सेन, समीर सेन दे रहे हैं क्या, एक गाना तो यार मुखड़ा उनका ले लो, अंतरा मेरा चिपका दो। ये 6-6, 7-7 म्यूजिक डायरेक्टर। हाँ। ये बहुत। अच्छा, ये एक्सपीरियंस कैसा लग रहा है जो आज चल रहा है? आप ही के दौर से शुरू हुआ था धीरे धीरे, जैसे आप ही के साथ मैं कह रही हूँ। अच्छा, पहले इस बात पे बात की जाए, किन किन फिल्मों को आपने ना कहा? नाम क्यों किसको दूं? नहीं नाम तो नहीं, बहुत सारे बड़े हैं, सारे बड़े हैं, सारी बड़ी फिल्में। मैं उनको एक ही बात बोलता था, क्यों भैया क्या हमको म्यूजिक देना नहीं आता? हमारे ऊपर तुम इसको लेके आ रहे हो, जिसको लेके आ रहे हो उसके तो हम बाप लगते हैं, रिश्ते में भी बाप लगते हैं, काम में भी बाप लगते हैं। जरा बाजा लेके बिठाओ हमारे पास। अब कह देते थे। नहीं कहता इसलिए था, आज भी चैलेंज, आज भी मेरा चैलेंज है। किया भी नहीं, और सोहेल ने भी है ना, मतलब 99% उसने पूरी पिक्चरें ही की है सब। नहीं, और पूरी करनी चाहिए, क्योंकि एक देखिए एक पिक्चर के अंदर पूरी कहानी को समझता है म्यूजिक डायरेक्टर। आप हमने जब तक कहानी समझी, इतने पता चला दूसरे को बीच में डाल दिया तो वो कहानी नहीं सुनता, वो तो कहीं बीच में से घुस जाता है। तो गाने डाले जाते हैं, बोले हिट गाना दे दो बस। अच्छा, क्या इसी वजह से आपने, ये एक रीजन भी हो सकता है, वजह भी हो सकती है कि आपने दरकिनार कर लिया फिल्म इंडस्ट्री से खुद को? कुछ हमने कर लिया, कुछ उन्होंने कर दिया। हाँ, होता है ना, बराबर होता है। नहीं भाई, एक ही फिल्म में दिलीप सेन, समीर सेन का म्यूजिक होगा, ये नहीं होगा एक गाना वो देंगे, दूसरा म्यूजिक। नहीं, आप इतिहास का म्यूजिक सुनिए, जिद्दी का म्यूजिक सुनिए। जिद्दी का एक किस्सा सुनाना चाहूंगा अगर आप। जरूर, गाने तो सुपर डुपर। सुनिए, जिद्दी में क्या हुआ था कि सनी देओल जी
बबलू पचीसिया, गुड्डू धनवा। तो गुड्डू के साथ अपने तू चोर मैं सिपाही ऑलरेडी कर चुके थे, बबलू के साथ हकीकत कर चुके थे। तो दोनों ने कहा नहीं यार म्यूजिक तो दिलीप सेन समीर सेन का ही लेंगे, क्योंकि बबलू पचीसिया जी मुझे स्लो पॉइजन बोलते थे। मैं अंग्रेजी बहुत पावरफुल है मेरी यहाँ की नहीं है, तो मैं उस पर भड़क गया। मैं बोला यार मैं क्या जहर हूँ, तुम मारने के लिए काम कर। बोले नहीं यार स्लो पॉइजन तू समझता नहीं है, धीरे धीरे तेरा नशा तेरा चढ़ता नशा है। ऐसा है कि चढ़ता है। एक बार तेरे को साथ जो काम कर ले वो दूसरे के साथ नहीं करेगा, तो मैं खुश हो गया। मैं बोला तारीफ की तो ठीक है। हुआ यूं कि सनी जी बोले मैं ये म्यूजिक डायरेक्टर कैंसिल करो, दूसरे बोलो। सनी को क्या सनी प्रॉब्लम देओल नहीं, सुनिए तो सही। अच्छा। उन्होंने बोला यार ये ओले ओले बना देंगे ना, मैं नाचूंगा नहीं। बेचारा 2.5 किलो का हाथ क्या नाचता। नहीं तो सुनिए तो सही। तो उसमें हुआ क्या कि हम लोग गए, तो पहली मर्तबा हमारी जिंदगी में हम लोग सीटिंग करने फिल्म की, हमारा सीटिंग रूम छोड़ हैदराबाद गए थे। हैदराबाद गए तो वहाँ पे कोई कारण था कि मैं थोड़ा सा मिजाज में रहता था, तो वहाँ पता चला वो मिजाज मिलता ही नहीं है, वहाँ ड्राई डे था। तो मैंने समीर सेन जी को बोला मैं तो शाम को निकल जाऊंगा। तो बबलू बोला नहीं तुम्हारा सब बंदोबस्त है। तो सनी जी को मैंने जब गाना सुनाया, काले काले बाल गाल गोरे गोरे, अरे सनी अरे नहीं नहीं ये गाना नहीं चलेगा। अरे मैं बोला सर ये आपका नहीं है, ये रवीना का है। अच्छा अच्छा मेरा कौन सा है? मैं बोला आपका। हम तुमसे ना कुछ कह पाए तुम हम। खुश हो गए, दोनों गाने ओके करते ही हम लोग निकल गए। मैं बोला बबलू जी 2 गाने ओके हो गए, अब चलो। अब लास्ट गाना जो था हमारा, मेरा दिल ले गई ओए कमो किधर। अब वो गाने की पहले दिन दूसरे दिन रिहर्सल करके वो भाग आते थे, सेट लगा हुआ है, पूरी पिक्चर कंप्लीट हो गई, सेंसर हो गई, ये गाना पिक्चराइज नहीं हो रहा। आखिर में फिर इस गाने के लिए दूसरा डांस मास्टर लिया गया। फिर सनी जी को बोला कि भाई जैसा उन्होंने, वो डांस मास्टर ने क्या किया, गणेश जी थे शायद, नहीं पता नहीं कौन। गणेश आचार्य, उन्होंने फिर सनी के हिसाब से मूड दे दिया। मेरा दिल ले गई ओए कमो किधर मैं ढूंढूं उसको। वो गाना ऐसा चला, मूवमेंट ज्यादा नहीं। ऐसा चला कि नेक्स्ट पिक्चर जब सलाखें आई हाँ। तो गुड्डू जी ने बोला दिलीप भाई मेरे को डांस वाला रखना। ओ हसीना ए तेरी मोहब्बत को बता क्या नाम दूं। उसमें क्या ये सनी ने आपको जी, बताया second मेरे picture डांस में वाला नहीं, रख। नहीं फिर second में सेकंड फिल्म में सनी ने बोला कि फोन दिलीप फोन सेन किया समीर कि सेन। दिलीप सेन अच्छा दिलीप सेन और सेटिंग में भी आते थे। अच्छा music। अच्छा थर्ड में फिर अर्जुन पंडित। हाँ। उसमें भी जब गाना बना ओए ओए यो कुड़ियां शहर दियां, तो मेरे को बोला सर इसमें मेरा डांस। मैं बोला सर बिल्कुल है। अच्छा हमें नहीं मालूम था कि ये दिलेर मेहंदी जी पे होगा। जूही चावला हो गया वो गाना। अब उन्होंने क्या किया, ये भड़ास जो थी वो ये कुड़ियां शहर दियां की, फिर एक फिल्म आई थी पोस्टर बॉय कोई, तो उसमें सनी जी ने खास वो गाना डलवाया। बॉबी देओल जी और सनी जी थे पोस्टर बॉय में। पोस्टर बॉय। ओए ओए वो तो उसमें फिर वो तो कहने का मतलब क्या है कि फिर सनी जी ने इतना प्यार दिया हमें, तो जो भी फिल्म वो करते थे हमें बोलते थे। फिर 3 फिल्में हमने लगातार उनके साथ कंटिन्यू की। 3-4 फिल्में की। तो ये काफ़ी अच्छे अच्छे अनुभव रहे हमको। और खास करके मैं तो क्या थोड़ा चुलबुला हूँ, तो उस हिसाब से ये थोड़े रिजर्व ज़्यादा रहते हैं। ये बोलते ठीक है ना। अच्छा कहीं आपको इन्हें प्रोटेक्ट करना होगा, जैसे ये बोलते कम है, कहीं लगा बीच में फंस गए, कहीं किसी ने इन्हें कुछ कह दिया, बचपन से लेकर अभी तक, चाहे वो आपकी निजी जिंदगी से ताल्लुक रखता हो, पर्सनल लाइफ या फिर आपकी म्यूजिकल लाइफ, कभी ऐसा कुछ हुआ ये कहीं पे फंस गए, इनको जवाब देना नहीं आया, ही वाज लाइक व्हाट टू डू, एंड आप आए और पहली बात बचपन से कैसे पहली प्रोटेक्ट बात तो कर ये जितने शांत है ना, इनसे चंट कोई नहीं है। आपने देखा ना समुद्र जितना शांत होता है, गहरा जो- होता है। हाँ। ये मौके की ये तलाश क्या, होती ये है बस। सिर्फ ये शांत रहते हैं कि इनको जब बोलना होता है उसी वक्त अरे एक ही बोलते हैं। वो मेरी 100 होती है, इनकी एक ही होती है। और रही बात इनके लिए, तो मैं आज भी कहता हूँ, भले मैं 26 साल का हूँ, अगर मुझे ये महसूस भी हो जाए कि समीर जी को किसी ने तू भी कहा, तो उस आदमी की खैर नहीं होती, क्योंकि वैसे भी मैं बदनाम तो हूँ। वाह वाह, तो क्या बात। ये हमारी क्या दिल की respect धड़कन है। है, ये मेरी दिल की धड़कन है। और आज जो हमारा परिवार जो चल रहा है, जमाल सेन, शंभू सेन, समीर सेन, सोहेल सेन, ये जो 4 पीढ़ियां हैं, इनको पूरा संभालने का श्रेय इन्हीं को जाता है। अरे क्या बात है, so lovely। तो मैं बताऊं, क्योंकि इनके लिए तो अगेंस्ट तो क्या, मैं कोई सोचने वाला भी होता है ना, तो उनको मालूम है कि इसका चाचा दिलीप सेन है। कुछ ऐसी यादें बचपन की, थोड़ी शरारती, थोड़ी चुलबुली, शौक से भरी, और वो बचपन की यादें आपकी और आपकी कुछ चाइल्डहुड मेमोरी जो बहुत गहरी छाप छोड़ते हैं ना, हर एक यादें होती। बचपन में आके जाएं तो कौन सी गहरी याद है? गहरी यादें यही है कि एक याद। हाँ चेचक वाली। तो बहुत गहरी याद है। हाँ। उस जमाने में हम ये बोरीवली रहते थे, हाँ। और हम लोग वर्सोवा रहते थे। लेकिन मैं हर एक दूसरे दिन ये सोचता था कि मैं बोरीवली जाऊंगा। दादा के बहुत प्यार करते और दादा फिर ये भी थे वहाँ पे, तो हम लोग वहाँ पे नेशनल पार्क में स्विम करने जा रहे हैं। फिर एक बार मैंने डाइव लगाई तो यहाँ पत्थर लग भी गया, गोल गोल पत्थर होते हैं ना, वो बहुत अच्छी याद है।
फिर ये इनको पतंग पकड़ने का बड़ा शौक था, पेड़ों पे चढ़ जाता था कहीं भी, मतलब क्यों ऐसे टर 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 टर, अरे पतले थे ऐसे बहुत। कहीं भी। और दादा जी के पास जाने का मौका मिलता था, बैठ के फिर मुझे बताते इसको ऐसे बजाओ, ये इंस्ट्रूमेंट को ऐसे रखो, ये होना चाहिए। बड़ा सुरीला माहौल रहा है। हाँ बहुत, और गाना बजाना ही रहा हमेशा। दूसरा मैं खास एक बात बताना चाहूँगा। आपकी क्या याद है? नहीं जो यादें नहीं गहरी है, छाप- यादें तो इन्हीं के, वो बड़े भाई साहब की यादें जब किस्सा सुनते तो बड़ा अजीब नहीं, सा लगता आपने है। कुछ इन्हें इशारा किया जी था, हाँ, वो मैं चीज़ बताया। चकचे वाली, उन्होंने बोला हाँ है। मुझे मैं जब छोटा था, नहीं पैदा जब हम हुए हम लोग थे, पैदा हुए थे, पैदा उस वक्त क्या तो उस थे? वक्त क्या था, मैं लेटा हुआ था, नहीं ऐसा नहीं, डॉक्टर थोड़ी आया तारीफ था। करो ना खानदान की। बाप और बेटे की मशीनें चालू रहती थी, अरे प्रोडक्शन ऐसे हाउस। नहीं। तो मैं भी हो गया यार, ये भी थे। तो मेरे डैड ने बोला कि ये बीमार है, इसको डॉक्टर आया देखने। तो मुझे चेक किया उन्होंने, बोला "अच्छा, नहीं ठीक हो जाएगा ये। तो डैड ने बोला इनको भी देख लो। बोला अरे शंभू जी ये इतना छोटा, दूसरा बोला नहीं ये मेरा भाई है। बोले ये जो यादें हैं ना बचपन की, तब से यूं समझ लीजिए अभी तक हम लोगों का प्यार अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि बरकरार बस बरकरार रखे, बुरी नजर ना लगे हमारे परिवार को। हम ये तीनों भाई और दोनों बहनें इनकी, हम लोग जो अभी हम भाइयों में सिर्फ दो ही बचे हैं, मैं और निहाल सेन जी। निहाल सेन जी। बाकी हमारे पूरे घर पे अगर किसी की हुकूमत चलती है तो इस परिवार की चलती है, अरे नहीं नहीं हुकूमत और नहीं, हुकूमत प्यार के है अलावा ये। नहीं, और हुकूमत दूसरी चलती है। सलाह चलती है तो मेरी चलती है। अच्छा, सलाह आपकी चलती है। और ऐसी कौन सी सलाह ये- आपने इन्हें दी है जिस क्योंकि, सलाह पे ये चलकर ये पद मतलब नहीं अगर कोई काम आगे इनके तक पहुंच गए? नहीं इनके यहाँ कोई ऐसी सलाह जो आपने इन्हें दी है? नहीं बिल्कुल, मैं तो इनको बहुत एक बात कहता हूँ, यादगार देखो, सलाह है। नहीं सबसे पहले तो ये कि मैंने पीआरओ सीखी, जो हमारे पिताजी नहीं करते थे। बड़े भाई साहब भी सेम पिताजी के नक्शे कदम करते, मगर हम दोनों चाचा भतीजे। मैं बोला देखो जब तक बच्चा रोता नहीं है तो माँ भी दूध नहीं पिलाती है, तो अपना पीआरशिप कर पीआरशिप रखो। और दूसरी बात, पोते के लिए जितना ज़्यादा हो सके, मैं तो बोलता हूँ कि भाई आज, क्योंकि मेरे लिए तो वो मेरी ज़िंदगी है, आज हमारे सेन परिवार की लाइफ है वो। क्योंकि आज जो जमाल सेन को जिंदा रखने वाला मेरा पोता सोहेल सेन, जी। शंभू सेन जी, समीर सेन जी, फिर मेरा पोता सोहेल। तो उसके लिए जितनी हम दुआएं और जितने हम उसकी पब्लिसिटी कर सके वो है। सही। तो इसलिए मैं एक गाना गा के आपसे जरा चाहूँगा इजाज़त आपसे, हाँ। कि हमारी चौथी पीढ़ी के पहला पीढ़ी में जो गाना बना हमारा, देवता तुम हो मेरा सहारा, मैंने थामा है दामन तुम्हारा। इसके बाद में सेकंड पीढ़ी में मेरे बड़े भाई साहब शंभू सेन जी, नव कल्पना नव रूप से रचना रची जब नार की, सत्यम शिवम सुंदरम से शोभा बड़ी संसार की। थर्ड जनरेशन चाचा भतीजे, यानी थर्ड में ये आते हैं, मैं तो सेकंड में था मगर हम मिक्स हो गए हैं। जी। जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले ओले। अब फोर्थ में आ जाइए, जो कि मेरे पोते का गाना था, तुमने मारी एंट्री यार दिल में बजी घंटी यार टन 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 टन, ओ बाला ओ बाला ओ बाला बाला। ओ बाला बाला। तो आप ये सोचिए कि देवता तुम हो मेरा सहारा से लेके बाला तक सेन परिवार है। इसमें एक चीज आपको और बताना चाहूंगा जो आपने पूछी नहीं मुझसे, हाँ, जरूर और मुझे बताएं। बताते हुए बड़ा फक्र हो रहा है। जिस रिदम के ये किंग हैं, जिसको ढोलक कहते हैं, वो इजाद मेरे पिताजी ने की थी फिल्म लाइन में, क्या बात। लाने वाले मेरे ग्रैंडफादर ने डमरू, जल तरंग, मटका और ये ढोलक हाँ। और पखावज फिल्म में जो है ना बजाना, बजाना, उन्होंने जमाल सेन की आप बात कर रहे हैं। इंट्रोड्यूस किया उन्होंने। और Introduce वंदे किया मातरम, हिंदुस्तानी- वंदे मातरम गाना मेरे पिताजी ने गाया था सबसे पहले जी। कलकत्ता में 1923। क्या बात है, ये तो वहां से बहुत फिर solid information। वहां से फिर वो लाहौर भाग गए थे अंग्रेजों के डर से, ओके। और वहाँ गुलाम हैदर साहब के साथ में एज ए म्यूजिशियन उन्होंने काम किया, और 1935 में मुंबई आए, और फिर मुंबई में एज ए म्यूजिशियन उनके साथ सहयोगी रहे, प्लस उन्होंने फिर खजांची मुनीम जी में एज ए कैरेक्टर रोल भी किया। जी। उसके बाद में 51 में जब वो म्यूजिक डायरेक्टर बने, केदार शर्मा जी की पहली फिल्म थी शोकिया, जी। तो उस फिल्म में वो म्यूजिक डायरेक्टर बने। और जब म्यूजिक डायरेक्टर बने देवता तुम हो मेरा सहारा, कमाल मरोई जी की रंगीला, तो प्यारे जी के पिताजी राम प्रसाद जी, उनके साथ वो मिलके और काफ़ी सालों तक उनका कैरियर चला। पिताजी की भी काफ़ी पिक्चरें 15-20 फिल्में की थी उन्होंने, नहीं ज़्यादा नहीं, जितनी मुझे याद है, बाकी 60 फिल्म्स, 50-60 फिल्म्स। ओके। और उसके बाद में मैं आपको बता दूं कि सेन परिवार जो है, संगीत का अगर पूरा नाम अगर कहें आप तो सेन परिवार है। और म्यूजिक डायरेक्टर में मैं 3 का पहले नाम लेना चाहूँगा हाँ। फिल्म के, शंकर जयकिशन जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, दिलीप सेन। अब आप पूछिए ये क्यों?
नहीं, आप अपनी बड़ाई पूछना। अच्छी बात है, अपनी बड़ाई करना। नहीं, मेरी That's बड़ाई nice. इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखिए संगीत में अभी मैंने फिल्म बोली है ना, हाँ, मैं संगीतकार की बात नहीं की, मैंने नहीं, फिल्म बोली। फिल्म। नौशाद साहब का अलग मिजाज था, मदन जी का अलग था, खयाम साहब का, एसडी अरे बर्मन और तो का सब आप- आउटस्टैंडिंग थे सब। मगर अपने फिल्म आप को में नहीं, उसका अपना एक जुदा नहीं, सा फिल्म का अंदाज था। कमर्शियल म्यूजिक हाँ। वो जो इन्होंने किया, तीनों शंकर ने। जयकिशन, जी जी, ऑर्केस्ट्रा जो है, कमर्शियली, राइट। लक्ष्मीकांत साथ सुनिए ना। प्यारेलाल, आर.डी. बर्मन ऑल्सो। अब आप लक्ष्मी जी के ढोलक के गाने सुनिए आपको लगेगा, ऑर्केस्ट्रा सुनिए लगेगा। दिलीप सेन समीर सेन का जैसे गोरी चोरी चोरी कहाँ जाए बता, तेरा टाका बीड़ा हमको है पता, कैसे आंख लड़ी, कैसे बातें बड़ी, कैसे चुबा तुझे, कुछ हुआ तुझे, हमको ना बनाना रे, हमसे ना छुपाना रे। हम मिलेंगे आपसे ब्रेक के पार। देखते रहे अपना चहेता प्रोग्राम दिल ने फिर याद किया। दिल ने फिर याद किया, दिल ने फिर याद किया में ब्रेक के पार आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। आज यादें ताज़ा हो रही हैं दिलीप सेन समीर सेन के साथ। इसी बात में मुझे बात याद आ गई कि हर एक म्यूजिक डायरेक्टर अपना एक जुदा सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करता, अपना एक अलग खासियत रहती है। कोई ढोलक का ज़्यादा इस्तेमाल करेगा, कोई क्लैरिनेट का इस्तेमाल करेगा, कोई मतलब अलग अलग उसमें- म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट। आप दोनों की खासियत क्या है? कोरस। हाँ, इसमें जो दिलीप सेन समीर सेन ने अभी तक जो कोरस यूज किया है, मेरे ख्याल से मैंने सुना नहीं, पुराने ले लो या नए ले लो, कोरस जो हम लोगों ने यूज किया है वैसा जैसे किसी ने नहीं शंकर जी ने किया था बरसात में ताक दिना दिन, इतना ही किया था। दिन दिन, अब राइट जैसे आवारा हूँ तारा राइट। It's not लक्ष्मीकांत a- तो मगर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी से जब किसी ने पूछा जब 90 के दशक में कि यार आज के जो नए लड़के आए हैं, ये तीन जो चल रहे हैं, नदीम श्रवण, आनंद मिलिंद जी, दिलीप सेन समीर सेन, इनमें किनका म्यूजिक आपको पसंद? तो उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जिनको हम म्यूजिक के फिल्मी गुरु मानते हैं, गुरु मानते सही। उन्होंने कहा कि आज के दौर में अगर तीन लड़कों में से अगर कोई सही काम करता तो दिलीप सेन समीर सेन। बोला वो बहुत क्यों? बड़ा कॉम्प्लीमेंट। तो बोला वो ये कि कोरस जो वो लोग यूज करते हैं, जैसे हम दो प्रेमी छत के ऊपर गली गली में शोर शोर शोर, अगर आप अर निकाल दोगे तो गाना वो हो जाए, ओले ओले निकाल दोगे तो गाना वो। तो वो चीज का जो हमको ये कॉम्प्लीमेंट दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने, बोला कोरस जैसा ये यूज करते हैं, कोई भी यूज। तो हम भी यही मानते हैं। और रिदम जो है, मुझे नहीं लगता कि दुनिया में इनसे अच्छा कोई अरे कंपोज कर नहीं, सकता है। ढोलक जो है उस वक्त दिग्गज लोग थे, करीम लाला जी और क्या लाला सत्तार, ये। तो एक फिल्म बनी थी अपना ये मुंगड़ा वाला गाना, इनकार, मैं गुड़ की डली मंग तक तना जो है, आप यकीन मानेंगे वो इन्होंने सोलो बजाया। और उस जमाने में उन्होंने 2 रुपया लाला जी ने, करीम खाजा, अब्दुल करीम खाजा, जो कि लिजेंड, वो कभी ये देखिए बात उनका नाम लेते बाल खड़े हो गए। वो हमेशा स्टूडियो भी चल के जाते थे, लेकिन मुझे ऐसे नजर किया 2 रुपए, बोले ऐसा ऐसी नाना नाना आज तक नहीं वो मिली। गाना कभी सुनिएगा, मुंगड़ा वाला, मैं गुड़ की डली मंगता है तो आजा और वो सोलो ढोलक उसको। राजेश रोशन जी ने इसको खड़े होकर तालियां बजाई। तो नहीं, आज ये अगर 10 म्यूजिशियन भी बैठे रहते हैं ना, ज्यादा समीर- तारीफ हो गई अभी। नहीं ज्यादा नहीं है। नहीं, अच्छा लगता है नहीं सुनने सुनिए, में। मैं आप दोनों एक आपको दूसरे की नहीं, तारीफ नहीं, कर रहे हैं, तारीफ ऐसा की ही बात नहीं चाहिए। है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी जो इतने दिग्गज म्यूजिक डायरेक्टर, इनके लिए था कि ये सिर्फ रिकॉर्डिंग के वक्त आए, इनका ओटी नहीं करता था, जबकि 9:30 बजे की शिफ्ट होती थी और ये पहुंचते थे 12-1 बजे, और ये सिर्फ गाना एक बार ही सुनते थे। बाकी म्यूजिशियन 9:30 से 12 तक रिहर्सल कर रहे हैं, वो भी दिग्गज म्यूजिशियन थे, मगर इनके इन्होंने बोला मैं आऊंगा तो मेरा ओटी नहीं कटना चाहिए, तो एक बार सुनते ही गाना बजा लेते थे। तो मेरा मैं- कंप्यूटर अभी भी मतलब कोई भी चीज फटाक से अभी आप जो प्रेम, अच्छा कैच कर लेते हैं। अच्छा प्रेम में एक पिक्चर आई थी, उसमें सोलो बजाना था तुम्बा, हाँ, तो वो साउथ अफ्रीका से कोई आया था, तो ये ऐसे ही उन्होंने ओसीपी से आए थे, तो तुम्बा पड़ा था, तो उनका शो देखने गए ये, तो खाली ऐसे हाथ दिखाया, तो उनको क्या लगा कि क्या इंडियन लोग क्या बजाएंगे, जैसे ही इन्होंने हाथ दिखाया तो अफ्रीकन चौंक गया कि ये क्या, क्योंकि वर्ल्ड में दुनिया में ये एक ही है, मेरे भतीजे इसलिए नहीं, नहीं फैक्ट है। और हमारी जो सक्सेस का जो सबसे बड़ा कारण है, धुनों के अलावा या मेरे डांस के अलावा, वो इनका परकशन के साथ में जो रिदम जो लेते हैं, मैं ही नहीं, सारे म्यूजिक डायरेक्टर जैसे इन्होंने बताया ना कि शंकर जयकिशन जी, नौशाद साहब, जितने भी खयाम साहब, legendary जितने भी लीजेंडरी हैं, वो इनके ये मिल जाते थे तो खुश हो जाते थे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल तो छोड़िए, मनमोहन देसाई जी ने तो कई बार इनके बगैर रिकॉर्डिंग कैंसिल कर दी, बोलो समीर नहीं है कैंसिल करो। और ये बात सिर्फ मेरे पिताजी के लिए होती थी, जमाल सेन जी के लिए,
कि गुलाम हैदर साहब बोलते थे कि नहीं सेन साहब नहीं है, तो मधुबाला जी को बोल दिया था। तो बोला कि किस्सा जब पिक्चर कर रहे थे गुलाम हैदर साहब, तो बोले भाई वो गाना रिकॉर्ड क्यों नहीं करें? बोले नहीं वो मेरा म्यूजिशियन नहीं आया भाई। बोले कौन? बोले जमाल भाई। बोले जमाल भाई। बोले तो क्या यार एक म्यूजिशियन के लिए गाना? बोले नहीं नहीं वो म्यूजिशियन नहीं है, बोले वो स्वर का बिच्छू है। जब मधुबाला जी की माँ पहले जब, क्योंकि ये सोचे म्यूजिशियन है क्या सुनाएगा, जब उनको सुनाने लगे तो दोनों माँ बेटियां सोफे पे बैठी हुई थी, पिताजी बन गई। बाद में जब भैरवी राग सुनाने लगे तो 15 मिनट बाद में दोनों माँ बेटियां नीचे बैठ गई बरोबर में, क्योंकि इतनी बड़ी स्टार, दोनों रोने लगी। बोला वाकई में साहब आप तो कमाल हो। बोले जो भी गुलाम हैदर साहब ने किया कि भाई इतने दिन रिकॉर्डिंग के लिए रखे, 3 दिन, वाकई में आप उस काबिल हो। तो ये मतलब उस दादा का पोता है तो इसने वो नाम रखा। बहुत अच्छी बात है, आपने नाम रखा है अपने बुजुर्गों का और इसको आप आगे भी लेके जा रहे हैं, ये मुझे अच्छा लग रहा है। और दोनों में आप दोनों में राबता बहुत अच्छा है, बहुत खुलूस है, दोनों में प्यार है। अब शायद आप छुपा रहे हैं कि दोनों एक दूसरे के साथ लड़ते वड़ते नहीं है, बच्चों में लड़े, बचपन में लड़े नहीं है। इसने जिस, अच्छा एक बात मैं बता दूं, आपकी बात को बीच में से ही उठाने की मेरी आदत है। इसने जिस चीज पे भी हाथ रख दिया वो मैंने इसको लेके दी। और अगर इसने कोई गलती कर ली तो वो मैं अपने ऊपर ले लेता था। हाँ वही, मतलब बचपन में नहीं, बचपन में मैं क्या, बचपन से लेके जवानी तक, मतलब ये गलतियां ज्यादा करते हैं। नहीं ये लाडला है ना मेरा। बदमाशियां। अच्छा आपने लड़कपन की बात की थी। वो बड़े आशिक मिजाज दोनों थे, तो कभी कभी ऐसा हुआ एक ही लड़की पे दोनों की नजर पड़ी तो फिर समझ में नहीं आया करें क्या? मतलब ऐसा सूरत हाल कभी हुआ? ऐसा इसलिए नहीं होता है, वहां जाके कहीं ना कहीं चाचा भतीजा का थोड़ा दायरा आ जाता है। क्योंकि जहां अगर इनको लगा कि नहीं यहाँ चाचा जी से, अच्छा हम लोग कैसे हैं, हम लोग रोमांटिक कैसे हैं, हमसे कोई हंस ली तो हम खुश हो जाते हैं, बस हो गया हमारे को रोमांस हो गया, उससे आगे हम जाते ही नहीं थे। क्योंकि मेरी एक ही बीवी है, मैं उसी को प्यार करता हूँ। क्या बात है, so lovely। तो मेरी बीवी को मैं प्यार भी करता हूँ प्लस उससे डरता भी हूँ। मैं उनका एक किस्सा सुनाना चाहूंगा। जब मेरा कुछ छप गया था आईना के वक्त पेपर में, तो वो नाराज हो गई, तो 3 दिन तक उन्होंने खाना बनाना बंद कर दिया, तो मैं उनके लिए खाना बनाता था। तो 3 दिन में मैं फिर नहीं खाना बनाना सीख गया। आज मैं नॉनवेज अगर कोई खाने वाले हो तो मैं उनको बताना चाहूँ, स्टू जो होता है मटन का, वो मुझसे अच्छा वर्ल्ड में कोई नहीं बनाता। अच्छा ये कह रहे हैं आप, इसकी पुष्टि कर रहे हैं बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। अच्छा ये किन में अच्छे हैं, ये खाना बनाने में अच्छे हैं? अब आपको बताना पड़ेगा। और ये इतना लाडला है हमारे परिवार का, क्योंकि अभी आप बोलोगे नहीं तो मेरी नजर ना लग जाए इसको। क्योंकि देखिए एक बात तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, वो परिवार बड़ा नसीब वाला होता है जिसकी पीढ़ियाँ चलती आई हो जी। और आज सेन परिवार को अगर पूरा कंप्लीट रखा है तो शंभू सेन परिवार ने, शंभू जी, समीर जी, सोहेल जी। अरे तो ये भी तो है। नहीं मैं तो हम पार्ट हैं, मगर देखिए पीढ़ियाँ तो ऐसी ही आएगी ना। जमाल सेन, मेरे दादा के 4 बेटे थे, जमाल सेन, मोहम्मद सेन, रूप सेन और दीपक सेन, मगर नाम तो पीढ़ी में जमाल जी का ही आता है। वैसे जब सेकंड पीढ़ी नाम लोगे तो शंभू जी का ही आएगा, 3rd में समीर सेन जी का, 4th में मेरा पोता। और हम लोग वो सपोर्टिंग कास्ट है। अच्छा हाँ, आज के दौर का म्यूजिक जो है, क्योंकि आपके बेटे भी हैं, थोड़ा हटके देते हैं, कोशिश करते हैं कि फॉर्म में ही रहे सब। आज के म्यूजिक के बारे में, और आज जिस तरीके से म्यूजिक बनता है, जैसे आपके ज़माने में एक ही म्यूजिक डायरेक्टर पूरे के पूरे गाने देगा, आज वैसा नहीं होता, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? And what do you want to say about it? हम आए थे तो पुराने वाले बोलते थे अरे क्या दौर है, क्या दे रहे हैं। और उससे पहले जब शंकरिया किशन आए थे तब गुलाम हैदर और वो पुराने म्यूजिक डायरेक्टर बोलते थे क्या म्यूजिक दे रही है। तो अब जो काम कर रहे हैं उसमें हम लोग बोलते हैं क्या काम कर रहे हैं, लेकिन सब अच्छा काम कर रहे हैं। एवरीबडी इज डूइंग दैट वेरी गुड जॉब। मेरा बेटा बहुत अच्छा काम करता है, रहमान साहब बहुत अच्छा करते हैं, और शंकर एहसान लॉय और सब अच्छा, ठीक है शुरू हो जाइए बस। मैं इनकी बात से जरा भी वाबस्ता सहमत भी नहीं हूँ, क्योंकि आज का म्यूजिक नहीं है, आज का कंप्यूटराइज है। तो आपका पोता सोहेल सेन अच्छा नहीं दे रहा? अब आप ऐसे मुझे बोलने का मौका तो दो यार, तुम लोग बात क्लियर ही नहीं करने। ठीक है, क्लियर करने आज का म्यूजिक जो है वो हीरो के पास चला गया। हम लोगों तक में म्यूजिक था डायरेक्टर प्रोड्यूसर के पास। हम लोग जैसे आईना का मैंने बताया आपको कि हमारी 9 महीने हम लोगों ने रिसर्च की थी। आज हीरो आता है कि ये म्यूजिक सुन लो, ये कर दो। बहुत रेयर होता है, जैसे बताया ना इन्होंने कि हमारा परिवार जल्दी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। तो इसलिए हम लोग जो चाचा भतीजे, थोड़ा पूछा ना आपने कि कम क्यों दिखते, कुछ रीजन ये भी रहा है कि हम लोग समझौता नहीं कर पाते। मगर आज के ये जैसे इन्होंने एक बात कही बहुत अच्छी लगी कि आज के बच्चे अच्छा काम करना चाहते हैं पर उन्हें करने नहीं देते। अब मुझे बताइए, हमारे गाने का बेड़ा गर्क करके
Remixes तो आपके ये गानों खबर के बने। छपवा दो अखबार में, तो क्या हमने गलत बनाया था? अब आजकल जब कंपनियों से पूछते हो तो वो बोलते नहीं जी हम तो उनको वापस जिंदा। अबे तुम क्या जिंदा करोगे, तुम खुद तो जिंदा रहो। हमारे म्यूजिक से अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं तो ये बोलो कि भाई हम उनको बेड़ा गर्क करके बेड़ा गर्क करके और इन गानों का उसमें तो- मतलब ऐसा पोस्टमार्टम करते हैं, अरे कम से कम ढंग से तो करो यार। हाँ, उसमें तो जैसे कोई मैंने दो अभी राय आपको नहीं एक है, गाना सुना है झिलमिल सितारों का आंगन होगा, उसके आवाज में हमने अगर आसमां तक, तो कहीं ऐसे आप- बनाओ, चाम तो बरकरार रखा ऐसे ना? बनाओ ना, ऐसे आप ऐसे चोरी करो। इंस्पायर होके ऐसे Right. चोरी तो करो। आपको lovely. हक है। अब ये गाना था जैसे आजकल चलते रहते हैं, अब एक गाना उस जमाने में चला था, वो कौन, मुकाबला। 8-10 गाने बन गए मुकाबला का। और हालांकि हमारे पास एक पिक्चर आई थी, हमने वो पिक्चर छोड़ दी, नाम नहीं लूंगा मैं, फिर बाद में वो बड़े म्यूजिक डायरेक्टर ने की वो फिल्म। हमने बोला जब म्यूजिक की वो ले रहे हो तो हमको क्या झुंझुना बजाने के लिए बुलाया, अरेंजमेंट किसी से भी करवा लो। सही। तो कहने का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं संगीतकार, क्योंकि देखिए संगीतकार को कॉम्प्रोमाइजेस नहीं नहीं करना करना, चाहिए। क्योंकि नहीं आज करना हम लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, शंकर जयकिशन का, नौशाद साहब का, एस डी बर्मन साहब का, आरडी जी का, मदन जी का, खयाम साहब का, जितने लीजेंड हुए हैं उनका नाम क्यों लेते हैं? क्योंकि उनका सबका इंडिविजुअल म्यूजिक था जो आपके दिल में घर करता आज भी। और उनका वट होता था, मतलब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल सेट पे आते थे तो प्रोड्यूसर है ना सुभाष घई डरता था, साइड में खड़े रहते रिस्पेक्ट थे, से मतलब उनकी पोस्ट जो थी। अब म्यूजिक डायरेक्टर कहाँ से गाना भेज रहे हैं, नहीं, पहली बात तो पता ही नहीं चलता किसका गाना है और कौन सिंगर गा रहा है। सारे सही, सिंगर एक जैसे चलिए गाते हैं। ये नाराजगी आपकी बिल्कुल जायज है और ये नाराजगी हर एक की होनी चाहिए। अगर ये नाराजगी नहीं रहेगी तो बेहतर म्यूजिक नहीं आएगा, सही बात है। इसी तरह का म्यूजिक चलता रहेगा। और इस वक्त म्यूजिक इंडस्ट्री में अशद जरूरत है आप जैसे म्यूजिक डायरेक्टर्स की। और मैं चाहती हूँ बहुत जल्द आप एक फिल्म लेकर आए जिसमें सुहेल सेन भी साथ में हो और मजा आ जाएगा। थोड़ा रिक्रिएट आप ही के गानों को करेंगे तो और भी अच्छा और भी लगेगा। अच्छा नहीं, क्यों तो उसके मुझे- जैसा बना सकते हैं ना। हाँ, राइट। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ बात करते हुए। जाते जाते थोड़ी जुगलबंदी आपके बेस्ट गानों की, मजा आ जाएगा। जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले 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 ओले, गाऊं तराना यारा झूम झूम के ओले 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 ओले। हम दो प्रेमी छत के ऊपर गली गली में शोर शोर शोर, अररर आ ओरे अररर आ ओरे अररर आ ओरे अररर, ओए ओए ओ कुड़ियां शहर दिया, ओए ओए ओ कुड़ियां शहर दी, ओ लक पतला पतंग मारे गोरा गोरा रंग, लक पतला पतंग मारे गोरा गोरा रंग, चले नागिन जैसी चाल, ओ कुड़ियां शहर दिया, दिल तेरा है दीवाना, अय्यो अय्यो, माना ये मैंने माना, अय्यो अय्यो, हे प्यार में दिल का मुर्गा बोले कुकड़ू को I love you. So lovely, बहुत ही Thank you, मजा thank आया you आप so दोनों much. से बात नमस्कार करते जी, हुए। नमस्कार जी, नमस्कार। इसी तरह से एक दूसरे को सराहते रहिए, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते रहिए, तारीफें करते रहिए और आप इसी तरह से बोलते रहिए और आप इसी तरह से खामोशी इख्तियार करते रहिए, तभी तो जोड़ी खामोशी से जमती प्यार है। करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करती हूँ आज का दिल ने फिर याद किया आपको बहुत पसंद आ गया होगा। लिखिएगा जरूर shiva.lateef@nw18.com पर। एक नई शख्सियत के साथ हाजिर हो जाएंगे अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अच्छी मौसीकी सुनने की आदत डालिए। मौसीकी हमें दूसरे आलम में लेके जाती है और काफी कुछ सिखाती है। खुदा हाफिज, बाय बाय फॉर नाउ। अस्सलाम वालेकुम। दिल ने फिर याद किया।